शिल्पा अपनी ननद निशा से बहुत ज्यादा जलती थी क्योंकि निशा दिखने में बेहद सुंदर थी और शिल्पा बहुत ही काली थी। लेकिन निशा कभी भी अपनी भाभी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया करती थी। पर तब भी शिल्पा को ऐसा लगता था कि निशा पीठ पीछे उसका मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन निशा किसी से फोन पर बात कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी अचानक शिल्पा वहां आ जाती है और शिल्पा निशा से बोलती है, अच्छा तो लगता है मेरी बुराई कर रही हो किसी से, या फिर किसी से मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक बना रही हो, तभी तो इतनी जोर जोर से हंस रही हो। अरे भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है ना। मेरे पास आपकी बुराई करने का और चुगली करने का समय नहीं है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। अरे रहने दो, आपकी शक्ल से ही पता चलता है कि आप कितनी खुरापाती हो। पीठ पीछे मेरी बहुत बेइज्जती करती हो आप, क्योंकि मैं तो काली हूँ और आप तो गोरी हो ना। काले गोरे का भेद तो मैंने कभी किया ही नहीं है। वैसे भी रंग चाहे काला हो या गोरा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाभी। बनाया तो सबको भगवान ने ही है ना। चुपचाप नीचे चलकर खाना खा लो, खाना बन चुका है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो बार बार तुम सबको खाना खाने के लिए बुलाऊं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुन निशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन निशा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी निशा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी सब्जी ना बहुत तीखी है, लगता है मिर्च बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ हाँ, आपको मेरी बुराई करने के अलावा और आता ही क्या है। सारा दिन घर का काम करते रहो और बदले में मेरी ननद मेरी ही बुराई करती रहती है। भाभी मुझे माफ कर दो, लगता है आपको बुरा लग गया। मेरा वो मतलब नहीं था। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना तो बहुत टेस्टी है भाभी, बस थोड़ी सी मिर्च ज्यादा है। हाँ हाँ, भाभी की बुराई करना बहुत आसान है। जिस दिन अपने ससुराल जाओगी ना, और जब आपकी ननद आपकी बुराई करेगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। शिल्पा फिर से अपनी ननद को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी शिल्पा का पति नरेश गुस्से में बोलता है, अरे शिल्पा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? बातों को क्यों बढ़ाना चाहती हो? मेरी बहन ने सॉरी बोल दिया ना तो बात खत्म। क्यों बातों को बढ़ा रही हो तुम? क्यों लड़ना चाहती हो तुम? अच्छा तो मतलब तुम भी अपनी बहन का साइड ले रहे हो और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बात को बढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस घर में मेरा बोलना ही बेकार है। शिल्पा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रोज रोज शिल्पा अपनी ननद के साथ मिलकर किसी न किसी बात को लेकर कलेश करना शुरू कर देती है, क्योंकि शिल्पा को अपनी ननद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि कैसे भी करके उसकी ननद की शादी हो जाए और वो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। ऐसे ही एक दिन शिल्पा की माँ बिंदु शिल्पा को कॉल करती है और बोलती है, क्या बात है शिल्पा, तूने 2 दिन से मुझे फोन क्यों नहीं किया है? सब ठीक तो है ना? अरे माँ, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। तुमने जब से मेरी शादी इस घर में करी है ना, तब से मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। अरे सबसे ज्यादा परेशान तो मैं अपने ननद से हूँ। पता नहीं कब शादी करके घर से जाएगी। अरे नागिन की तरह इस घर में बैठी हुई है, सारा दिन खाती रहती है। पता नहीं कब शादी होगी इस भैंस की। वही तो, ना तो कुछ शादी करके जा रही है और ना ही मेरी बेटी को चैन से जीने दे रही है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही है मेरी बेटी से। कभी मौका मिला ना तो इसका गला दबा दूंगी मैं। अरे माँ, सोचती तो मैं भी यही हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, वरना मैं तो कब का उसे जान से मार देती। सही कहा है किसी ने। अक्सर एक लड़की के घर तोड़ने में उसकी माँ ही उसकी मदद करती है, जैसा कि शिल्पा की माँ कर रही थी। ऐसे ही एक दिन शिल्पा चुपके से अपनी ननद के कमरे में जाती है और चुपके से निशा के फेस पे लगाने वाली क्रीम को एक एक्सपायरी क्रीम से बदल देती है और चुपचाप वहां से आ जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद निशा फेस वॉश करके अपने फेस पर क्रीम लगाती है और आधे घंटे बाद निशा को अपने चेहरे पर बहुत जलन होने लगती है और खुजली भी होने लगती है। बेचारी निशा परेशान होकर तुरंत अपने भाई को इस बारे में बताती है। अरे निशा, लगता है तुमने ना जो क्रीम यूज किया ना वो एक्सपायरी थी। एक काम करो, तुम चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हें ना स्किन डॉक्टर से दिखाते हैं। धीरे धीरे निशा का चेहरा लाल पड़ने लगता है और उस पर दाने उठने लगते हैं। नरेश उसे एक अच्छे से स्किन डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर निशा के जलन और लाल दानों को कम करने के लिए दवाइयाँ देते हुए कहते हैं, ये जो कुछ हुआ है कोई एक्सपायरी क्रीम को चेहरे पे लगाने के कारण हुआ है। आपको इन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। क्रीम जब एक्सपायर हो जाता है
ये दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो उनका यूज नहीं करना चाहिए। अरे ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का। कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये कुछ दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ, इसे अपने चेहरे पे लगाते रहिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद निशा और नरेश दोनों घर आ जाते हैं। निशा का चेहरा बुरे तरीके से लाल था। निशा को इस तरह देखकर शिल्पा बहुत खुश थी और मन ही मन खुद से बोलती है, अब आया ना मजा। बहुत घमंड था ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। तेरी खूबसूरती ही खत्म कर डाली मैंने। भगवान करे जिंदगी भर तू ऐसे ही रहे और पता नहीं तू इस घर से कब जाएगी। ऐसे ही समय बीत जाता है। शिल्पा दिन प्रतिदिन निशा के साथ कुछ न कुछ हरकतें करना शुरू कर देती है और निशा इन सब से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए अचानक शिल्पा का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से शिल्पा के पैर और सर पर चोट आ जाती है, जिस वजह से उसे तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। शिल्पा की ऐसी हालत देखकर सबसे बड़ा झटका निशा को लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बाद शिल्पा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। घर आने के बाद निशा अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से अपने सर पर उठाकर संभाल रही थी और दिन रात अपनी भाभी की सेवा भी कर रही थी। भाभी उठो, आपका खाना खाने का समय हो चुका है। दवाइयाँ भी तो खानी है ना आपको। निशा अपनी भाभी को उठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी थोड़ी देर बाद वह उसे दवाइयाँ देती है। देखते ही देखते हफ्ता और फिर कई दिन गुजर जाते हैं और शिल्पा की तबीयत अब पहले से सुधर जाती है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपनी ननद से बोलती है, निशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान ने जैसा तुम्हें बाहर से बनाया है वैसा ही तुम्हारा मन है, पर भगवान ने जैसा मुझे बाहर से बनाया है वैसा ही मेरा मन है काला। तभी तो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जानबूझकर तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश की थी। मैं समझी नहीं भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे चेहरे पर जो दाने हुए थे ना, वो सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था ना। मैंने जानबूझकर तुम्हारी फेस क्रीम को एक्सपायरी फेस क्रीम से बदल दिया था ताकि तुम्हारा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाए। मैं तुमसे बहुत जलती थी, पर अब तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं कितनी गलत थी। तुम तो हीरा हो हीरा, ऐसी ननद तो बहुत किस्मत से मिलती है। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको अब जाकर अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है ना, तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है और मुझे कल की बात सोच के अपना आज खराब नहीं करना है। मुझे माफ कर दो निशा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है और आज तुम ही मेरे ऐसे बुरे वक्त में मेरे साथ हो। यहाँ तक कि मेरे अपने भी मुझे देखने नहीं आए। तभी वहाँ नरेश आ जाता है। चलो अच्छा है शिल्पा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे भी इस घर में हम तीनों के अलावा कौन ही रहता है। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप तीनों मिलकर ना एक नई शुरुआत करते हैं। निशा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपनी बुरी भाभी को बदल दिया था। अब शिल्पा अपनी ननद से बिल्कुल भी नहीं जलती थी, बल्कि दोनों एक साथ दोस्तों की तरह रहने लगती हैं। तुम अभिषेक से कैसे शादी कर सकती हो? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना, पर तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। सारिका त्रिशा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। सारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सारिका मुहूर्त निकला जा रहा था। सारिका का होने वाला पति उससे बोलता है, चलो सारिका, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी चलती हूँ। त्रिशा इतने गुस्से में होती है कि उसको ये बात पता तक नहीं चलती कि सारिका से बोलने वाला शख्स आशु है, अभिषेक नहीं। वो गुस्से में उससे बोलती है, जाओ, मेरी दुआएं लेकर जाओ। तुम लोगों की शादी हमेशा कामयाब रहे। ऐसा कहकर त्रिशा वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो बस यही सोचती रहती है। त्रिशा मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी। मुंबई में उसकी दोस्त सारिका के सिवा उसका कोई जानने वाला नहीं रहता था। त्रिशा सारिका के घर पर रहने लगती है। त्रिशा को एक बहुत बड़ी फिल्म मेकर बनना था। वो हर रोज किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर अपना ऑडिशन देती और अपने आइडियाज उनके सामने रखती। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, एक हफ्ता हो गया, अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। ऐसे चलता रहा तो मेरे सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी।
सारिका भी कब तक मुझे अपने घर में जगह देगी। इतने में ही त्रिशा के पास सारिका आ जाती है और वो उससे बोलती है। क्या बात है यार, तू परेशान दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। देख ना, 1 हफ्ते से अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे सारे पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं और मैं तुझे भी तो और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये तू कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या कभी? फिर भी देने तो है, मेरा फर्ज बनता है यार। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता क्या खाएगी? जो भी तू प्यार से खिला दे। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। सारिका घर से बाहर जाने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो फिर त्रिशा से बोलती है। अच्छा हाँ, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। वो सामने वाले घर में एक लड़का रहता है, तो तू उससे बचकर रही हो। ऐसा क्यों कह रही है? उसका कैरेक्टर लड़कियों को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसा क्या किया है उसने? अभी बताने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो जा रही हूँ, बस उससे दूर रहना। ठीक है, दूर रहूंगी। सारिका घर से चली जाती है। अब त्रिशा थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लेटे हुए उसकी आंख लग जाती है। उसके सोने के जस्ट बाद ही उसकी डोरबेल बजती है। वो सोचते हुए खड़ी होती है। सारिका इतनी जल्दी आ गई? अभी तो गई थी वो। चलो अच्छी बात है, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी थी। त्रिशा गेट खोलने के लिए चली जाती है और जैसे ही गेट खोलती है तो उसके सामने रहने वाला सारिका का पड़ोसी अभिषेक वहाँ खड़ा होता है और वह जल्दी से अंदर आ जाता है और गेट बंद कर देता है। त्रिशा एकदम से घबरा जाती है। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती, पर वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और खुद धीरे से त्रिशा से बोलता है। चुप, एकदम चुप। बाहर एक लड़की मेरी जान के पीछे पड़ी है। त्रिशा इशारे में उसे हाँ कर देती है और वो धीरे से गेट खोलकर चेक करता है और वो देखता है कि अब भी कोई लड़की बाहर उसका इंतजार तो नहीं कर रही। वो गेट बंद कर देता है और खुद से बोलता है। अब क्या करूं मैं, ये तो जा ही नहीं रही यहाँ से। एक काम करता हूँ, इससे बोलता हूँ ताकि ये बाहर जाके इसे यहाँ से भगा दे। अब अभिषेक त्रिशा से उस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। सुन, तुझे मेरा एक काम करना है। नहीं, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, समझी तू? त्रिशा थोड़ा सा घबरा जाती है, इसलिए वो उसकी हर बात को मानने के लिए हाँ कर देती है और उससे बोलती है। बोलो क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, उस लड़की को बस यहाँ से बाहर लेकर चली जाओ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी, पर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगी। हाँ, चला जाऊंगा। त्रिशा अभिषेक के कहने पर घर से बाहर निकलती है और उस लड़की के पास चली जाती है। वो लड़की त्रिशा को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है। फिर वो लड़की त्रिशा से पूछती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? जी कहिए। मैं यहाँ किसी का घर ढूंढ रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कहाँ रहते हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इनको यहाँ कभी नहीं देखा। आप सच बोल रही हो ना? अगर सच बोल दिया तो मैं बचूंगी नहीं। जी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है, फिर मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। त्रिशा की सांसों में सांस आ जाती है। अब अभिषेक उससे कुछ नहीं कहेगा, वो ऐसा सोचने लगती है। इतने में ही अभिषेक उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है। तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी भगा भी दिया उसे। पता है, मैं झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ा मुझे आज। कोई बात नहीं, किसी की मदद करने से बुरा थोड़ी होता है। आज झूठ तो तुमने मदद के लिए बोला है ना, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभिषेक और त्रिशा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सारिका आ जाती है और त्रिशा और अभिषेक को एक साथ देखकर उससे बोलती है। मैंने कहा था ना इस आदमी से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सारिका त्रिशा की एक बात भी नहीं सुनती और गुस्सा हो जाती है। त्रिशा फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती रहती। त्रिशा को परेशान होता देख अभिषेक गुस्से में सारिका से बोलता है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? वो कब से कह रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो मान क्यों नहीं लेती तुम? अभिषेक की बात सुनकर सारिका और त्रिशा दोनों के होश उड़ जाते हैं। सारिका और त्रिशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक बार फिर अभिषेक सारिका से बोलता है। उसको क्या देख रही हो? मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हें हुआ क्या है? आज से पहले तो तुम किसी के लिए नहीं लड़े। क्योंकि तुम इसको कब से सुनाई जा रही हो, वो भी बिना बात के और बिना किसी गलती के। सुना मैं तुम्हारी वजह से रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बाकी लड़कियों की तरह तृष्णा का भी यूज करो, इसलिए तुमसे बचाना चाहती थी।
डरो मत, मैं इसे कभी कुछ नहीं करूंगा। अभिषेक की बातें सुनकर त्रिशा के मन में उसके लिए जो डर था वो खत्म हो गया था। तो वो बस उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सोचने लगी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। त्रिशा और अभिषेक के बीच नजदीकियां और बढ़ती गई। अब अभिषेक ने दूसरी लड़कियों को देखना भी बंद कर दिया था और अगर देख भी लेता तो अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से चला जाया करता। लेकिन एक दिन त्रिशा और अभिषेक की किसी बात पर बहस हो जाती है और अभिषेक उसे छोड़कर चला जाता है। अब त्रिशा सारिका से पूछती है, यार तूने अभिषेक को देखा है क्या कहीं? नहीं तो मैंने नहीं देखा। असल में अभिषेक सारिका के घर में ही छुपा होता है और ये बात सारिका को बताने से अभिषेक ने मना किया था, पर गलती से अभिषेक बाहर आ जाता है और त्रिशा उसे देख लेती है। त्रिशा को सारिका के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बहुत कुछ सुना देती है। त्रिशा का ऐसा बिहेवियर देखकर अभिषेक उससे बोलता है, अब शांत भी हो जाओ, कब से सुनाई जा रही हो सारिका को। अच्छा जी, तो इसमें आप भी मिले हुए हैं इनके साथ? अभिषेक त्रिशा की इस बात को सुनकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और त्रिशा चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अभिषेक को सारिका से मिलना भी बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और एक दिन त्रिशा को पता चलता है कि सारिका की शादी हो रही है। वो खुद से बोलती है, जरूर सारिका अभिषेक के साथ ही शादी कर रही होगी। मुझे तो उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और अब खुद उससे शादी कर रही है। त्रिशा रास्ते में ही चल रही होती है कि तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है। त्रिशा गिरने ही वाली थी कि वो उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिषेक ही होता है। उसे देखकर त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और त्रिशा उससे पूछती है, पर तुमने तो सारिका से शादी कर ली थी। नहीं, वो मैं नहीं था, वो तो सारिका जिससे प्यार करती है ना, आशु, वो था। अभिषेक उसको सारी बात शुरू से समझाता है कि कैसे सारिका ने उसको अपने घर पर बुलाया था ताकि वो आशु से और सारिका के लिए बात कर सके। सब कुछ जानने के बाद त्रिशा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील करती है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। त्रिशा अभिषेक से शादी कर लेती है और सारिका आशु के साथ। चमेली और उमा दोनों ही सास बहू सुबह सुबह खाना बनाने को लेकर झगड़ते रहते थे, जिससे उमा का बेटा केशव बहुत परेशान था। अरे बस करो, झगड़ा बंद करो। अरे दोनों से मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे सुबह का खाना ढंग से नसीब नहीं होता, शाम को चैन की रोटी खा नहीं पाता। तू अपनी बीवी को क्यों नहीं बोलता कि वो सुबह जल्दी उठकर तेरे लिए खाना बना दे? वो तो इतना कर ही सकती है ना तेरे लिए। तू उसका पति है, तेरे लिए 2 रोटियां तो सेक सकती है। अरे मैं बीबी हूँ तो मेरा फर्ज तो है ही, लेकिन आप भी तो इनकी माँ हो ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इनका ध्यान रखे। तो आप बना दीजिए इनके लिए खाना। बस करो, मैं थक गया हूँ यार आप लोगों से। अरे आप लोगों का तो रोज का है, मैं भूखा रह लूंगा। इससे अच्छा मेरे जाने के बाद खाना बनाओगे, दोनों मिलके खाओगे, और जब मेरी बारी आती है कि मेरे लिए कुछ बना दो तो बहू तू बना, माँ जी आप बनाइए, बहू तू बना, माँ जी ये बनाइए, यही करते रहते हो। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, मैं ही बना देती हूँ। आपकी माँ को तो आपकी चिंता है ही नहीं। केशव चमेली की बातों को भी अनसुना करके काम पर निकल जाता है और टेंशन में ही काम कर रहा होता है। केशव भूखा भी होता है, तभी उसका ध्यान भटकता है और केशव के ऊपर कई सारी अनाज की बोरियां गिर जाती हैं और उसका आधा शरीर यानी पैर का हिस्सा उन बोरियों के नीचे दबा होता है। जल्दी जल्दी वहां मौजूद लोग केशव को निकाल तो लेते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे लंबे समय तक बेड रेस्ट के लिए दे देते हैं। अरे ये क्या हो गया? एक ही तो था घर में कमाने वाला, अब तो वो भी चल फिर नहीं सकता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब भी मेरा बेटा काम पे निकलता था तू ही उसे कोसती रहती थी। देख आज क्या हो गया मेरे बेटे को, अब हम भी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आप ही इतनी अच्छी होती तो आप ही खाना बना देती, मुझसे बहस क्यों करती? अरे रुक जाओ, थम जाओ। अरे कोई तो मेरी हालत पे तरस खा लो। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए ये घर कैसे चलेगा, लेकिन आप लोग इस बात को लेके झगड़ा करने में लगे हो। अरे मेरी हालत तो देखो। आप दोनों एक काम करो, फैसला कर लो कि आप लोग मुझे ऐसी हालत में देखना चाहती भी हो या नहीं। जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन माँ जी ये सही कह रहे हैं। अब हमारा घर कैसे चलेगा ये सोचना भी तो जरूरी है ना। मुझसे तो बाहर कोई काम नहीं होगा। हम क्या करेंगे बहू? आज का राशन तो है, लेकिन कल के खाने पे तो आफत आने वाली है। हाँ माँ जी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमसे कुछ होगा भी या नहीं। बहू तो अभी तो खाना बना ले, मैं इतने सरपंच जी के घर से आती हूँ,
अगर मेरे लायक कुछ काम होगा तो मैं वही कर लूंगी। चमेली खाना बनाने में लग जाती है और उमा काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। लेकिन जब उमा कई घंटों तक घर लौटकर नहीं आती तो वो उदास होती है। माँ जी, आप ठीक तो है? क्या हुआ है आपको? आप इतनी उदास क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक तो है। तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मैं बहुत थक गई हूँ। लीजिए माँ जी पानी। क्या हुआ? मिला कहीं काम? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बहू, मैं सरपंच जी के घर गई थी तो उन्होंने मुझे कहा वो तुझे काम पर रख लेंगे, लेकिन सुबह तेरे लिए कोई काम नहीं है, तुझे उनके यहाँ रात में काम करना पड़ेगा। और मैं भी यही सुनकर लौट आई। माँ जी, इसमें आप क्यों उदास होती हो? वो सोच तो उनकी है, हम तो अच्छे हैं ना। और आप तो अपनी बहू पर कितना गर्व करती हो। सास बहू दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। और विमला भी आते ही चमेली को कटोरी में भरा हुआ अंडा कड़ी देती है। अरे वाह काकी, अंडा करी, क्या बात है, इसमें से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे मुझसे आखिरकार आपने अंडा करी बनाना सीख ही लिया। अरे तेरे जैसा अंडा कड़ी तू ही बना सकती है। मैंने तो कोशिश कर ली, बाकी तू खा के बता कैसा बना है। और बता केशव कैसा है, अब ठीक है ना वो? ठीक ही है, अब जब तक उसकी दवा चलेगी तो शायद ठीक हो जाए कुछ दिनों में। तब तक तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। विमला, कोई ढंग का काम है तो बताना मुझे। अरे बहू, तू तो होशियार है, फिर भी तू ये कह रही है कि तुझे काम ढूंढना पड़ेगा। देख उमा, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि हमारे गांव में खाने पीने की दुकानें नहीं है और तू अंडा कड़ी की दुकान खोल सकती है। उसके साथ तू चावल दे या रोटी दे, जो सही लगे वो दे दियो। तो अंडा कड़ी की दुकान तो अच्छी खासी चल पड़ेगी तेरी। अरे काकी, आपने तो क्या दिमाग दिया है, एक ही बार में सारी समस्या ही हल कर दी। अब उमा और चमेली के पास जो भी थोड़े बहुत गहने होते हैं वो उन्हें गिरवी रखकर गांव में दोनों सास बहू एक छोटा सा अंडा करी का स्टॉल लगा लेते हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं आया, लगता है घर चलाने के लिए आइडिया काम नहीं करेगा। अरे बहू, आज तो पहला ही दिन है, थोड़ा सब्र रख, 1-2 दिन तो लगेगा ही लोगों को अपनी दुकान पर आने में। और जब वो आएंगे तभी तो तेरे अंडे करी का स्वाद पता लगेगा। दोनों ही सास बहू दुकान पर बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं जैसे जैसे शाम होती है वैसे ग्राहक भी उनकी दुकान पर अंडा करी चावल खाने आते हैं। अरे बहन जी, अरे का अच्छा काम की हो आप। अरे दुकान लगाकर हमरा तो भला कर दिया आपने। अरे हमारी पत्नी हमको मांस मछली घर में खाने नहीं देती, अब बाहर जाके खाएंगे तो बाहर कोई दुकान नहीं थी, लेकिन आपने दुकान खोली है तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको एक बात बताए, हमको मांस मछली बहुत पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है हमारी पत्नी हमको मांस मछली चिकन अंडा कुछ नहीं खाने दी। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे अंडा करी कैसी बनी है, कोई कमी तो नहीं है ना? अरे वाह वाह, क्या अंडा करी बनाई हो आप। अरे मजा आ गया खाकर। अरे अब तो हर 2-3 दिन पर मैं आऊंगा और अंडा करी खाकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहला दिन तो कुछ ही लोग उमा और चमेली के अंडा करी के स्टॉल पर आते हैं। जब लोग चमेली के हाथों का अंडा करी खाकर जाते हैं तो चमेली की तारीफ तो करते ही हैं, साथ ही गांव के लोगों में चमेली के हाथों का अंडा करी फेमस भी हो जाता है। माँ जी, धीरे धीरे मेरे हाथों का अंडा करी फेमस होता जा रहा है। ये सब विमला काकी की बदौलत हुआ है। उस दिन अगर विमला काकी अंडा करी देने नहीं आती और वो हमें अंडा करी की दुकान लगाने को नहीं कहती तो शायद आज हम काम ही ढूंढ रहे होते। उमा और चमेली लगातार मेहनत कर रहे थे। वो सुबह ही अपने अंडा करी की दुकान लगा लेते हैं और शाम होते होते उनकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। लेकिन उनका आधा पैसा केशव की दवा में ही लग रहा था। इधर महीने बीत जाते हैं और केशव के पैरों में जो जख्म था उसमें भी सुधार होता है। लेकिन एक रोज दूर खड़ी विमला उमा और चमेली के ग्राहकों को देख रही होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना ये सास बहू और ये कहीं भीख मांग रहे होते, लेकिन मैं विमला हूँ। इन्हें झोपड़ी से महल नहीं बनाने दूंगी। जब इन्हें दिमाग मैंने दिया है तो तबाह तो मैं ही करूंगी इन्हें। अब अगले ही रोज विमला उमा की अंडा करी की दुकान पर पहुंचती है। अरे चमेली, आज तूने दुकान खोली है, बल्कि आज तो मंगलवार है और गांव वाले कुछ कहते नहीं है तो तुम दोनों मनमानी करोगी अपनी। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है, आज मंगलवार है तो हमारा मेन्यू भी तो बदला हुआ है, तूने देखा नहीं क्या?
अच्छा, लेकिन तेरी दुकान तो वही है। तू अच्छा खासा धर्म भ्रष्ट कर रही है लोगों का। अरे विमला, क्या हो गया है तुझे? तू ठीक तो है ना? आज मंगलवार है तो खाने में करी चावल बना है, अंडा नहीं। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो ये बात जानते हैं। अरे आप जो कुछ भी कहना चाहती हो वो सब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे इसी से इनका घर चलता है और आप है कि यहाँ चार बातें लगा के लोगों को भड़का रही है ताकि इनकी दुकान के खिलाफ हो जाए और दुकान बंद हो जाए। अरे गरीब का भला नहीं कर सकती हो तो बुरा करने क्यों आ रही हो? वहाँ जितने भी लोग बैठे थे वो उमा और चमेली के रोज के ग्राहक थे और वो लोग विमला को बोलने का मौका नहीं देते। और उमा चमेली समझ जाती है कि विमला भी उनके ग्राहकों को भड़काने ही आई थी, लेकिन विमला की बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि चमेली और उमा बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने अंडा करी की दुकान चला रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।